हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। पेपर नंबर 2 हमने कुछ तो टॉपिक्स किए थे। आज हम पेपर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हमने टॉपिक लिया है रिसर्च एप्टीट्यूड का। और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कीजिए, और जो बच्चे पीएचडी करेंगे आगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे तक बेनिफिट उठाने के लिए इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब सीखेंगे और जीतेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड। आइए। रिसर्च, जैसे कि नाम से ही है, री प्लस सर्च। री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स डिस्कवर। डिस्कवर, डिस्कवर करना। री मीन्स अगेन, अगेन डिस्कवर करना। किसी भी प्रॉब्लम को, जब कोई प्रॉब्लम आती है, उसके ऊपर रिसर्च होती है, फिर उसका सॉल्यूशन निकलता है। फिर उसके बाद जब कुछ टॉपिक उसमें से ही रह गया हो, तो फिर से सर्च किया जाता है, फिर से उसको डिस्कवर किया जाता है। तो ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलती ही रहती है। देखिए, जैसे फर्स्टली हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, फिर उसको क्या किया, उसके लिए डाटा कलेक्ट करना। डाटा को कलेक्ट किया गया, उसके बाद उस पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया गया, टेस्ट लगाए गए, एंड देन सॉल्यूशन निकला। मीन्स रिपोर्ट रेडी की गई। ठीक है, ये होता है हमारे रिसर्च का प्रोसीजर कंप्लीट। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। रिसर्च इंक्लूड टू वर्ड्स, specifically re plus search. By and large, re specify again and search signify to discover. Research is a procedure of step used to gather and analyze information to increase our understanding of a particular topic or issue. Research क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसे स्टेप्स हैं जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उनको एनालाइज करके, उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको इंक्रीज करो, उस टॉपिक के अंदर इंक्रीमेंट लेकर आता। ठीक है, हमने काफी सारा डाटा को कलेक्ट किया, उनको एनालाइज किया, फिर उससे अंडरस्टैंडिंग से उसको, इश्यूज को, उस टॉपिक को क्लियर करके उस पर रिसर्च की हमने। जैसे अब देखो, जैसे रिसर्च में क्या आता है, RESEARCH। देखो, जैसे इसके नाम को डिफाइन किया गया है, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग को अपने रैशनल रखना, ऑब्जेक्टिव रखना। ऑब्जेक्टिव रखना, नॉट सब्जेक्टिव, मीन्स बायस नहीं होना आपने। तो उसके बाद एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करना, जहां से भी जो भी हो सकता है उस डाटा को कलेक्ट करोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डाटा में से सर्च करेंगे जो हमारे लिए, हमें चाहिए डाटा, हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम ढूंढेंगे। फिर एग्जैक्टनेस, फिर उसके अंदर प्योरिटी लेकर आएंगे। प्योरिटी लेकर आएंगे, जो डाटा हमें चाहिए उसको हम एनालाइज करेंगे, उसके फैक्ट्स को, रिलेशनशिप जो हमारे उसमें से फैक्ट्स निकलेंगे बाहर, उनको एनालाइज करके हम उनमें से फैक्ट्स को निकालेंगे, और फिर उनको केयरफुल प्लान करेंगे, और क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली ऑब्जर्व करके, उस डाटा को अब हम ऑब्जर्व करके क्रिटिकली उसमें से हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन को ढूंढेंगे, अपनी रिसर्च की रिपोर्ट को रेडी करेंगे। ऑनेस्टली करेंगे रेडी, हार्ड वर्क करके करेंगे। मीन्स हमने कोई भी ऐसा डाटा नहीं लेना, हम कई बार क्या करते हैं, अपने डाटा को जो हमें इजिली अवेलेबल हो हम वो ले लेते हैं, लेकिन हमें हार्ड वर्क करके जो हमारे लिए बेस्ट बन सके, उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए बेस्ट मेथड को यूज करके हमने अपनी रिसर्च को फेवरेबल बनाना है, हमारी रिसर्च एक्यूरेट बनाना है। ओके, तो रिसर्च इज फंडामेंटली लॉजिकल इन नेचर टू गिव ए टारगेट विच इज अ फेयर माइंडेड assessment of information. There is not at all like informal research approach. हमें informal approach को यूज नहीं करना है, हमें फॉर्मली करना है इन द इवेंट ऑफ
सोशियोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है हमारा रिसर्च का, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च जो आपकी होगी वो ऑब्जेक्टिव होके करें, नॉट सब्जेक्टिव होके। ऑब्जेक्टिव में आप क्या करेंगे कि जितनी भी आपकी बायस, कई बार हम क्या होते हैं बायस हो जाते हैं, ठीक है, काफी सारे जो बायस होने के रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कई बार हम सोशल मीडिया से अफेक्ट होते हैं, कई बार हमें अपने हिसाब से हमारे रिसर्च में हम कुछ अपने ही इन्फ्लुएंसेस होके उन पे अपने बेस्ड हो जाते हैं कुछ एक टॉपिक्स को लेके, तो उन पे बेस्ड नहीं होना है। हमने क्या करना है, उन बायस्ड ना होके अपने टॉपिक को ऑब्जेक्टिवली, जिनका प्रॉपर इनका सॉल्यूशन निकलता है वैसे ही हमने रिसर्च को करना है। एक होता है पर्सनल बायसनेस, कई बार हम क्या होते हैं किसी चीज को लेके पर्सनली बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें बायस्ड नहीं होना है, हमने उसको बिना बायसनेस के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करनी है। ऑब्जर्वर बायस्ड, हम जो ऑब्जर्व करते हैं सभी को देखते हैं, कई बार हम वो चीजें अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं कि हम उन चीजों को रियल मानने लग जाते हैं। एक्सपेक्टेंसी बायस्ड, प्लेसबो बायस्ड, हम एक्सपेक्ट जो करना चाहते हैं हम कई बार हम अपने सॉल्यूशन में डाल देते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट को उसको हम डालने की कोशिश करते हैं, बट इससे क्या होगा कि जो आपका डाटा है वो फेवरेबल नहीं होगा, मीन्स उसको हम सब्जेक्टिव कर दिया, हमने ऑब्जेक्टिव होके डिसीजन लेना है, अपने पर्सनल जजमेंट्स नहीं डालने। प्लेसबो बायस्ड कई बार होता है, प्लेसबो बायस्ड कैसे होता है, प्लेसबो बायस्ड इसमें क्या होता है कि जस्ट सपोज आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो कईयों की क्या हैबिट होती है कि टैबलेट लेने से पता है कि हमें ठीक हो जाता है, लेकिन कई क्या कहते हैं हमें तो टी लेनी है, और वो चाय पी के ठीक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्लेसबो बायस्ड। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि वो चाय पी रहे हैं और उनका हेडेक ठीक हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है वो बायस्ड हो जाते हैं उस चीज को लेकर। लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव होके डिसीजन लेने, जो रिसर्च की जाती है वो ऑब्जेक्टिव होके की जाती है, नॉट सब्जेक्टिव होके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूरेसी, हमारी रिसर्च में एक्यूरेसी होनी चाहिए, जैसे कि रेफर्स टू वेदर और नॉट एन इंस्ट्रूमेंट और मेथड ट्रूली मेजर व्हाट यू थिंक इट मेजर। एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जो ट्रू बेस्ड हो, मतलब जो आपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं, जो आपने पढ़ा है या फिर जो आपने रिसर्च करके उन्हें एक्चुअली जैसे ट्रूथनेस लेकर आनी है, अगर आप उसमें अपने फैक्ट्स डालेंगे तो उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती है। तो रिसर्चर वांट्स एक्यूरेट और वैलिड स्टडी प्रोसीजर सो द स्टडी रिजल्ट आर यूजफुल एंड मीनिंगफुल, तभी हम अपनी स्टडी को क्या बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल देखिए, कोई एक वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट हैं बहुत सारे, तो हमने उसमें एक्यूरेसी में हमने क्या करना है, उसके हमने वेट को मेजर करना है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है हम उस चीज पे फोकस ना करके मेंटली उस पर फोकस करते हैं या उसकी फिजिकली एक्टिविटी पर, लेकिन हमें उस पर फोकस ना करके जिस चीज पर हम कर रहे हैं सिर्फ हम रिसर्च उस टॉपिक को हमने माइंड से बाहर नहीं रखना है, उसी पर ही रखना है, तो तभी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक्यूरेट। तो ये ध्यान रखना कि हम जिस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम उससे अलग ना हो, हम उससे भटके ना, हम उसी पर ही रहें, तो उसी बोलते हैं एक्यूरेसी। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट्स अ मेजर ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, मीन्स आपकी जो रिसर्च में क्वालिटी भी हो, ट्रूथफुलनेस हो, क्वालिटी भी हो, नॉट क्वांटिटी। अब जैसे आप जहां से सोर्सेज, ये डिपेंड, क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है सोर्सेज पे। सोर्सेज, सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सोर्स होता है एक हमारे पास, एक होता है हमारी सेकेंडरी, सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं हमारे, जो हम खुद एब्जॉर्व करके, ऑब्जर्व करके, सॉरी, ऑब्जर्व करके जब हम कोई सोर्सेज हम कुछ लेकर आते हैं डाटा को, उसे बोलते हैं हम प्राइमरी डाटा। और जो होता है सेकेंडरी डाटा, जो गवर्नमेंट की जर्नल्स वगैरह हमें रिकॉर्ड से मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। क्रेडिबिलिटी कैसे ज्यादा बढ़ेगी, जितना ज्यादा हम खुद से उसको लेकर आएंगे, मीन्स ऑब्जर्व करके या खुद हम वहां पर, अब जैसे मान लो एक केस है, किसी का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ये जा रहा था, इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो अब वहां पे काफी सारे लोग आके इकट्ठे हो गए,
अब उसमें अब जैसे कि ये है मिस्टर पर्सन, एक ही मिस्टर है बी, और ये हो गया मिस्टर सी। अब मिस्टर बी जाके कुछ बताएगा कि वो कैसे कैसे वो इंसिडेंट हुआ, अब मिस्टर सी अपनी मर्जी से कुछ बताएगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, अब जैसे मान लो कि जो ये एस है, ये मिस्टर एस है, ये रिसर्च कर रहा है कि रोड पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर, वो एक रिसर्च प्रिपेयर कर रहा है अपनी, एक अपनी रिपोर्ट बना रहा है कि कैसे कैसे क्या इंसिडेंट इसके साथ हुआ, मिस्टर ए के साथ। इसके ऊपर अपनी उसे एक रिपोर्ट बनानी है मिस्टर ए के ऊपर। तो वो या तो वो खुद वहां पे डायरेक्ट ऑब्जर्व करे चीजों को, कैसे कैसे वहां पे इंसिडेंट हुआ, और एक क्या हुआ कि मिस्टर बी और मिस्टर सी वो सारा वहां के बारे में बी को एस को बता रहे हैं कि वहां पे कैसे कैसे क्या हुआ था। तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी कब बढ़ेगी, जब मिस्टर एस खुद वहां से ऑब्जर्व करके कि कैसे वहां पे इंसिडेंट हुआ है प्राइमरी डाटा से। और अगर वो बी और सी से ले रहा है डाटा, तो मीन्स वो सेकेंडरी डाटा ले रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं रहती जितनी वो प्राइमरी में होती है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। जर्नलाइजेबिलिटी। जर्नलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जर्नलाइज करना। रिसर्च को जर्नलाइज करना मीन्स वो ऐसी रिसर्च करना जो सभी जगह एप्लीकेबल हो जाए। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ यूजफुल द रिजल्ट ऑफ स्टडी आर फॉर ए ब्रॉडर ग्रुप ऑफ पीपल और सिचुएशंस। मतलब काफी सारे लोगों के बीच में वो रिजल्ट यूजफुल हो, मेजर किया जा सके। इफ द रिजल्ट ऑफ स्टडी आर ब्रॉडली एप्लीकेबल, देखिए ब्रॉडली एप्लीकेबल, अगर वो रिजल्ट ब्रॉडली एप्लीकेबल हो जाता है टू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल और सिचुएशन, ठीक है। एक ऐसी रिसर्च जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, ध्यान से सुनिए, एक ऐसी रिसर्च जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ब्रॉडली एप्लीकेबल हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जर्नलाइजेबिलिटी। The study is said to have good generalizability. A researcher may generalize the result of a survey of 350 people in a university to the university population as a whole. Reader of the result may apply or transfer the result to their situation. They also ask themselves basically if they fail into the majority or not. मीन्स उसने अगर रिसर्च करके सर्वे किया तो वो सभी जगह सेम एप्लीकेबल हो, सभी पे रिजल्ट पे अप्लाई हो। अगर वो नहीं होगा तो उसे हम जर्नलाइजेबिलिटी नहीं बोलेंगे। जर्नलाइज मीन्स जर्नलाइज हो जाना कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर। उसके बाद आता है हमारा एम्पेरिकल। एम्पेरिकल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग एविडेंस दैट इज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एम्पेरिकल क्या होता है, रियल लाइफ में, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर ये बेस्ड होती है, ठीक है। रियल सिचुएशंस पर डील विद कंक्रीट डाटा, जो डाटा हमारे पास है वो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो जाता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंडर ये आता है। मीन्स हम रियल वर्ल्ड में उसको रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एम्पेरिकल स्टडी। उसके बाद आता है हमारा सिस्टमैटिक। जो रिसर्च की जाती है वो सिस्टमैटिक होती है, एक ऑर्डर में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर जो टेस्ट किए जाते हैं, हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं। ये नहीं है कि हम फर्स्ट स्टेप से सीधे लास्ट पे, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम सारे काम करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, डाटा को फाइंड आउट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डाटा को हम कलेक्ट किया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया एंड देन रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, तो हम इस सिस्टम से ही हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डाटा को कलेक्ट करके उससे रिलेटेड हम अपने फिर डाटा में जो हमें चीजें चाहिए उनको अलग कर लेते हैं, और जो हमारे लिए यूज की नहीं उनको अलग करके उसके बाद हम रिजल्ट हमारा शो करते हैं। कंट्रोल फैक्टर इन रिसर्च। देखिए जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे सामने काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ कंट्रोलेबल होते हैं और जिनको हम कुछ कंट्रोल नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम जब क्या करते हैं रिसर्च करने में,
अब ये देखिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट, और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट को चेक करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए जैसे कि सनलाइट है ये देखो सन है, ये सनलाइट आ रही है। अब ये ट्री क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अब सनलाइट का ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि ट्री की ग्रोथ है वो सन पे डिपेंड कर रही है। लेकिन इसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ट्री की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब जैसे सीड्स, वो भी हेल्पफुल होते हैं, इसमें फर्टिलाइजर, वाटर देना, वो चीजें भी डिपेंड करती है एक ट्री की ग्रोथ में। तो ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अब उसकी ग्रो कितनी हो रही है ट्री की, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो हम सनलाइट से देख रहे हैं, तो जितने और फैक्टर्स हैं हम उनको क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। या फिर हम उनको अब देखो कंट्रोल करके हम ये देखते हैं कि अगर हम वाटर कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट ट्री पर क्या पड़ रहा है। तो जो कंट्रोल कर सकते हैं उनको क्या करते हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लिकल। साइक्लिकल रिसर्च क्या होती है, ये एक साइकिल होता है। देखो, देखिए साइकिल होता है, हमने प्रॉब्लम से शुरू किया और प्रॉब्लम पर ही दी एंड कर दिया। जहां से शुरू करते हैं वहीं पर आके खत्म हो जाता है। मीन्स अब जैसे किसी ने रिसर्च की है, उसके सामने क्या आई प्रॉब्लम, उसके बाद क्या किया उसने, रिसर्च करके लास्ट में अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। अब उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो उसके बाद अगर कभी कोई दूसरा आएगा तो अगर उसी पे रिसर्च करेगा तो उसमें क्या देखेगा कि उस रिपोर्ट में क्या मिसिंग है। तो अब उसमें क्या रह गया जिस पर रिसर्च नहीं हुई है, उसको क्या करेगा, वो फाइंड आउट करेगा। उसने रिपोर्ट में से क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, फिर उसके पास उसने अगेन रिसर्च की। रिसर्च का काम ही क्या होता है, रीडिस्कवर करना। मतलब अगेन डिस्कवर, दोबारा फिर से उसी पर ही हम रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे कि अब हमने क्या इसमें रिसर्च करना है। तो उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करेगा, हाइपोथेसिस बनाएगा, एंड देन फिर वो अगेन अपनी रिपोर्ट देगा। और फिर उसके बाद जब दोबारा कोई और उसपे करेगा तो उसमें से फिर वो प्रॉब्लम निकालेगा। यानी कि क्या हुआ, हमारी प्रॉब्लम से शुरुआत हुई थी और प्रॉब्लम पे ही आगे फिर खत्म हो गई, फिर से प्रॉब्लम पे स्टार्ट हुई, फिर प्रॉब्लम पे आके खत्म हुई। मीन्स ये एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है रिसर्च का, जिसे बार 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 करके जितना हम उस टॉपिक पे स्टडी करते जाते हैं उतनी ज्यादा हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और हमारी नॉलेज उससे इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल रिसर्च। लॉजिकल रिसर्च किसके ऊपर बेस्ड होता है, कि रिसर्च जो होती है हमारी किसी भी ऐसे टॉपिक पर नहीं होती है, वो कुछ लॉजिक्स होते हैं उसके पीछे, तभी हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं। ऐसे जो जिसके ऊपर कोई लॉजिक ही नहीं है तो उस पर रिसर्च नहीं की जाती। कई बार कुछ हमारी क्या होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, तो कभी उन्हें हमें पता है कि वो अंधविश्वास है, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो उनके ऊपर कभी रिसर्च नहीं की जाती। लॉजिकल रिसर्च ही होती है, इज अ लॉजिकल इफ आइडिया आर प्रेजेंटेड इन ए रैशनल मैनर, उनका कोई रैशनल मैनर हो तभी उन पे रिसर्च की जाती है, विदाउट जंपिंग टू अनफोल्डेड कंक्लूजन। लॉजिक इन्वॉल्व गिविंग वैलिड रीजंस बिफोर सर्चिंग ए कंक्लूजन। उसके लिए हम क्या देंगे, वैलिड रीजंस दिए जाते हैं किसी भी लॉजिक रीजन के पीछे, रिसर्च के पीछे। सो इट इज एसेंशियली अबाउट द ऑर्डर इन विच आइडिया आर प्रेजेंटेड। लॉजिकल रीजनिंग का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम एक अलग से सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव, इसमें सारा कंप्लीट कंसेप्ट हम आगे दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो इसके लिए आज इसमें इतना ही बहुत है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट में दूसरी में करवाऊंगी मैं आपको ये। एक अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रीएप्लीकेबिलिटी। रीएप्लीकेबिलिटी, इसमें रिपब्लिक सॉरी रेप्लिकेबिलिटी में क्या होता है कि रीअप्लाई करना उस चीज को आगे दोबारा दोबारा वो एप्लीकेबल हो जाए। इसमें रिलायबिलिटी जो होता है हमारा, ये हमने पढ़ा था ना अभी, कि अभी हमने किया नहीं है ना शायद, तो चेक कर लें। हाँ ये रह गया।
ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, लाइव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मीन्स क्या होता है? हर बार रिजल्ट सेम आना। मीन्स अब जैसे कि ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन है सारी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक इतना सा ग्रुप लेकर हमने इस पे रिसर्च की। ये हमने इतना सा ग्रुप लिया और इस पर हमने क्या किया, रिसर्च किया। ये एक ग्रुप है, हमने क्या किया, स्टूडेंट्स पर रिसर्च की। अब हमने ये देखा कि मान लो अब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया, स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ रहा है, तो उनका रिजल्ट जो रहा, और जो बच्चे टीवी देखते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स ने टीवी देखा, अगर स्टूडेंट्स कितने घंटे टीवी देखते हैं उसका इम्पैक्ट उनके रिजल्ट पर क्या रहता है, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स हमने ले लिया जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, डिपेंड हम किस पे हो गई, वो टीवी कितना, टीवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना उन्होंने टीवी देखा, कि जिसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पर क्या पड़ा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि उनके रिजल्ट पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। मीन्स ये पता चला कि स्टूडेंट जितना ज्यादा टीवी देखते हैं उनका रिजल्ट उतना ही बैड आ रहा है। इसलिए क्या पता चला हमें उसकी रिसर्च से कि उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, टीवी देखने वाले स्टूडेंट्स पर सब पे पड़ रहा है। तो इस ग्रुप में हमने स्टडी की थी, तो इसमें क्या पता चला हमें कि उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसके बाद अगर हम किसी और ग्रुप में करें, या फिर हमने देखो यहाँ से स्टार्ट किया बी ग्रुप में, क्या इस पर भी इम्पैक्ट वही पड़ रहा है? यस, वही सेम है। तो इट मीन्स क्या हुआ, हमारी रिसर्च रिलायबिलिटी है, रिलायबल है, कि वो जहां पर भी हम फिर से वो रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट हर बार सेम आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने ए यहाँ पे इस ग्रुप में हमने किया, तो हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है, हमने सेम ही मेथड यूज किए हैं। ओके, अब इसमें देख लो, मैं रेप्लिकेबिलिटी को इसमें सेम मतलब इसको समझाने वाली हूँ। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, रिलायबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी में। रिलायबिलिटी में क्या होगा, हम सेम ही मेथड यूज करेंगे, सेम टूल्स को यूज करेंगे, सेम हमने सेक्शन लिया, लेकिन हमारा रिजल्ट हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। और रेप्लिकेबिलिटी में क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम वो रीअप्लाई कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में। डिफरेंट सिचुएशंस में क्या होता है, रेप्लिकेबिलिटी होता है, और रिलायबिलिटी होता है कि सेम सिचुएशन को हम बार बार उसे कर रहे हैं। मीन्स अब एक ग्लास राइस, 1 ग्लास राइस है, अब हम उसे मेजर कर रहे हैं बार बार, तो मेजर करने पर हर बार सेम रिजल्ट आएगा, तो उसे बोलेंगे हम रिलायबिलिटी, ठीक है। और रेप्लिकेबिलिटी में क्या होता है कि हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट को सर्च करते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में उसी रिपोर्ट को अप्लाई करते हैं, तो हमारा रिजल्ट सेम आता है, दैट मीन्स रेप्लिकेबिलिटी इसमें है। इज इट क्लियर? आई थिंक अब ये क्लियर हो ही गया होगा। एक ही चीज को बार बार टेस्ट रिटेस्ट करके हमें पता चल गया कि कितनी वो रिलायबल है और कितनी उसमें रेप्लिकेबिलिटी है। रिजल्ट अगर बार बार हमारा सेम आता है तो रेप्लिकेबिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है करेक्टरिस्टिक का, वैलिडिटी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर अ टेस्ट मेजर व्हाट इट एम टू मेजर, ठीक है। वैलिडिटी किसी भी चीज की कब होगी, जब जो आप मेजर करना चाह रहे हो वही आप मेजर एक्चुअल में करो। अगर आप वो चीज मेजर नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स उसमें वैलिडिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट्स पर रिसर्च कर रहे हो आप उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, बट आप क्या कर रहे हो, उनको फिजिकली मेजर कर रहे हो, ठीक है। हम तो कर रहे थे उनकी मेडिकली, हम मेंटली, लेकिन आप कर रहे हो मेडिकल में फिजिकली, तो इट मीन्स जो आपको रिसर्च करनी थी आप उस टॉपिक को वही नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स उसमें कोई वैलिडिटी नहीं है। तो आपको टेस्ट में क्या करना है, जो आप मेजर कर रहे हो वही आपका एम होना चाहिए, दैट मीन्स तभी आपकी वैलिडिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए वैलिड ड्राइविंग टेस्ट शुड इंक्लूड ए पर्टिकुलर
ड्राइविंग कंपोनेंट्स, नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल टेस्ट ऑफ रूलिंग ऑफ ड्राइव। ठीक है, अब मान लो कि आपने टेस्ट ड्राइव का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, टेस्ट ड्राइव की वैलिडिटी चेक करनी है। ठीक है, प्रैक्टिकली चेक करना है ड्राइव करके, लेकिन आप क्या कर रहे हो, थियोरेटिकली टेस्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स नॉट वैलिडिटी, इसमें कोई आपकी वैलिडिटी नहीं है रिसर्च में। तो रिसर्च में क्या कहता है, एक्यूरेसी कैसे आएगी उसके अंदर, जो आप मेजर करना चाह रहे हो वही आपको मेजर करो, तभी उसकी वैलिडिटी बनी रहती है। इसको हम 4 पार्ट्स में देखते हैं अलग अलग, कैसे कैसे हम वैलिडिटी को चेक करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फेस वैलिडिटी। देखिए फेस वैलिडिटी, जैसे नाम से ही क्लियर है, फेस वैलिडिटी मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को सर्च करना, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर रिसर्च करना, उसको बोलते हैं हम फेस वैलिडिटी। उसके बाद आता है हमारा कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में क्या होता है, हम कंप्लीट टॉपिक को, जो किसी एक पार्ट को ना करके फुल कंप्लीट को रिसर्च करते हैं, उसको कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। मीन्स पूरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्लीट बॉडी पार्ट को, जैसे उसमें फेस था, मान लो कि एक पार्ट, फेस एक पार्ट हो गया बॉडी का, उसको हमने क्या किया, रिसर्च किया, और इसमें कंटेंट में क्या करेंगे, हम फुल बॉडी का करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कंटेंट वैलिडिटी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी हमें क्या कहती है, कि हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं, फिर उनके इंडिकेशन से हम क्या करेंगे, रिसर्च की रिपोर्ट को रेडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्राइटेरियन वैलिडिटी। जैसे कि हम स्कूल में स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, हमने उनके बिहेवियर को देखते हैं, हम उनकी सारी एक्टिविटीज को देखते हैं, फिर हम उनको प्रिडिक्ट करके क्या मेजरमेंट निकाला। अब मान लो हमने करना है कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है, अब हमने बच्चों के रिजल्ट पे करना है, तो जैसे टीचर जैसे क्लास में गया, उसने बच्चों का क्या देखा, उनके रिएक्शंस देखे, अलग अलग उन्होंने क्वेश्चन पुट आउट किए, बच्चों का रिएक्शन देखा, उनका बिहेवियर देखा, उनसे उन्होंने क्या जजमेंट लगाया कि बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है, तो उन्होंने इंडिकेशन उसे कहाँ से मिला, उनके एक्सप्रेशन से मिला, तो दैट मीन्स क्राइटेरियन वैलिडिटी। उसके बाद लास्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, कि ये देखिए, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी प्रॉब्लम और उस पर हमने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ये हो गई हमारी प्रॉब्लम, और ये हमने करनी है रिपोर्ट रेडी, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे मिलाएंगे, कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्ट करके। दैट मीन्स अब एक तो आया, हमने सॉल्यूशन यहाँ से ले लिया, एक हमें मिल रहा है यहाँ से, एक हमें मिला यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है, तो इन सभी ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, ये सभी पॉइंट एक ही जगह यहीं पर आके मिल रहे हैं। एक बार इसको दोबारा करते हैं, इस साइड करते हैं। देखिए, ये एक प्रॉब्लम थी और हमने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भेज दिया, ये वाली चीज सॉल्यूशन होके यहाँ पर आ गया, ये प्रॉब्लम से यहाँ तक पहुंचा, तो ये सभी कहाँ हो रही है, एक जगह इकट्ठी हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, इंडिकेटर मेजर द कंस्ट्रक्ट इन ए मैनर दैट इज डाइवर्जेंट विद अदर मेजर। डाइवर्जेंट मीन्स ये एक ही जगह डाइवर्ट होते जा रहे हैं, सभी देख रहे हो, ये सभी एक ही जगह डाइवर्ट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इनकी डायरेक्शन एक ही है, इसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कि मतलब हम कहीं से भी अलग अलग पार्ट्स में हमने सॉल्यूशन को कर लिया, और उन सॉल्यूशन की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, सिर्फ एक ही जगह जाके हम उससे फिर एक रिपोर्ट को रेडी करते हैं। इसको देखते हैं नेक्स्ट करके। देखिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इट बिकम इजी टू इवेल्युएट इफ अ पर्टिकुलर मेजरमेंट टूल एक्चुअली रिप्रेजेंट द थिंग दैट वी वांट टू मेजर। हम जो मेजर करना चाह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज करके, लेकिन उनका सॉल्यूशन कहाँ जा रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे आ रहा है, तो वो एक अलग से कन्वर्जेंट हो रही है, डायरेक्शन उनकी क्या हो रही है, पहले वो अलग अलग पार्ट्स में थी, तो वो इकट्ठी आके एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, तो वो क्या हो रहा है कि हमारी रिपोर्ट वो वहां पर रेडी हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से लाके अपने सॉल्यूशंस को एक जगह कलेक्ट करना, वो करते हैं हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब ये देखिए हमारा लास्ट एक फाइनल रिवीजन देख लेते हैं हम, जो हमने किया है। हमने रिसर्च किया, मीनिंग क्लियर हो गया हमारा उसके टॉपिक में ही, नाम से ही क्लियर है। रिसर्च में क्या-क्या, कैसे-कैसे किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा वैलिडिटी का हमने टॉपिक किया, वैलिडिटी कैसे की जाती है चेक। वैलिडिटी मीन्स जो हम चेक करना चाह रहे हैं हमें वही चेक होना चाहिए, तभी उसके रिसर्च का वैलिड होता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी। ओके। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में, एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जर्नलाइज हो जाए, जो सारी जगह एप्लीकेबल हो जाए, रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस से अपने हम रिसर्च को आगे फर्दर आगे हम रिसर्च पर रिपोर्ट देते हैं। सिस्टमैटिकली की जानी चाहिए, कंट्रोल फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, कि फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन पर हम रिसर्च करते हैं, फैक्टर्स कुछ को हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको छोड़कर सिर्फ हम हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना रिसर्च में, हम हमेशा 2 रिलेशनशिप हम जब बनाते हैं, तो 2 टॉपिक को लेकर चलते हैं रिलेशनशिप में। एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल में चेक करते हैं कि उसमें कितना चेंज आया। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होता है, जो हम उस पे जो डिपेंड है वेरिएबल उसमें कितना चेंज उसमें आता है। उसके इम्पैक्ट को चेक करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। ठीक है? तो ये सारा हमारा कंप्लीट आज टॉपिक कंप्लीट हो चुका। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, विद एग्जांपल के साथ कीजिएगा ताकि आपको सारा कंप्लीट याद रहे। एप्लीकेशन ओरिएंटेड पेपर आता है, उसमें आपको असर्शन के क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको सिचुएशन बता दी जाएगी, ठीक है? और उसमें आपको बताना है कि कौन-सा क्या अप्लाई हो रहा है उसमें। तो आपको ये सारे सबका मीनिंग क्लियर करोगे तो ही बेनिफिट होगा, क्रैमिंग करने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। ये मैं बार-बार कह चुकी हूँ, तो आप इसको ध्यान से करिए और इसको अच्छे से करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी के ऊपर फिर से बनाएँगे, इसका टाइप्स का बनाएँगे, तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाने की। ओके, थैंक यू।